हेलो ड्यूज एंड के यूएस, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और आज अपन करने वाले जैन 2026 के आईटीटी के पेपर सोल्यूशन बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू। सो चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। सो इस बार का जो आईटीटी का पेपर था वो काफ़ी लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स लगा है, और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तब आपका आईबीएस का एग्जाम हुआ नहीं है, तो बस मैं होप करता हूँ कि वो ईजी जाए आपका। सो यही मेरी होप रहेगी। एंड जो वीडियो हो तो मैं पब्लिश ऑब्वियसली आपके आईबीएस के पेपर के बाद ही करूँगा, ताकि आप अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट ना करो आईटी के सोल्यूशन को फाइंड करते हुए। बट बिफोर दैट थोड़ा सा डिस्कशन इस बात का कि क्या ये सही में आउट ऑफ द बॉक्स था। सो आउट ऑफ द बॉक्स कहना मेरे ख्याल से इसे थोड़ा गलत होगा। आउट ऑफ द ट्रेंड इसे कह सकते हैं, लेंदी कह सकते हैं, और थोड़ा स्कैरी भी कह सकते हैं। आउट ऑफ द ट्रेंड क्योंकि काफ़ी नीश टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए जहाँ से स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करते। बट अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखोगे तो मैंने आपको बताया कि आईटीटी का जो एग्जाम होता है वहाँ पे इंस्टीट्यूट नीश टॉपिक्स को आजकल टारगेट कर रहा है एंड अपन को करके जाने हैं। बट इस बार बस थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस रहा कि अगर पिछले अटेम्प्ट्स में एक दो क्वेश्चन अगर नीश टॉपिक से आते थे तो इस बार थोड़ा प्रोपोर्शन ज़्यादा था उन चीज़ों का। ठीक है, दूसरा अपन इसे बोल सकते हैं लेंदी। लेंदी भी कैलकुलेशन वाइज लेंदी नहीं था। अगर आप क्वेश्चंस की लेंथ देखें तो वो बहुत बड़ी थी, बट वो इसलिए थी क्योंकि एक पॉइंट, एक लाइन की चीज़ को 10 लाइन में बताया गया था। साथ में एक ये भी पॉइंट था कि पॉइंट्स काफ़ी दे रखे थे क्वेश्चन में, बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स में कैलकुलेशन थी ही नहीं। सो अगर कोई इसकी कैलकुलेशन उलझ गया तो उसके लिए तो वो लेंदी है, बट जिसको समझ में आ गया कैलकुलेशन नहीं करनी, बस एक रीजन लिख के अपन को आगे बढ़ना है, उसके लिए पेपर उतना लेंदी नहीं रहा होगा। और स्कैरी भी इसी वजह से कह सकते हैं क्योंकि लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी क्वेश्चन पेपर की। अगर कोई क्वेश्चन पेपर की लेंथ को देख के इस क्वेश्चन पेपर को जज करेगा ना, सो उसका पेपर शायद उतना अच्छा ना हुआ हो जितना उसका हो सकता था। बट अगर कोई चिल माइंडसेट के साथ गया कि जो होगा देखा जाएगा, अपन को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और सोल्यूशन करना है, सो उसके लिए पेपर काफ़ी ईजी रहा होगा। एंड इस टाइप के पेपर में आपको बताऊं कि उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं जिन लोगों ने अच्छे से सब्जेक्ट को डील किया है, क्योंकि आईटीटी ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, तो यहाँ पे अपन उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जिन लोगों ने इधर अप्रोप्रिएट टाइम एलोकेट किया है उनके लिए काफ़ी पेपर बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि वो स्टैंड आउट कर पाएंगे बाकी लोगों से, क्योंकि बाकी लोगों का तो टिपिकल गया, उन लोगों के लिए काफ़ी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देने का ये अपॉर्चुनिटी थी। बट आई होप कि बाकी जो दो एग्जाम है वो आपके अच्छे गए हों, ताकि अगर आईटीटी में अगर आपका कुछ कम ज़्यादा रह भी गया तो बाकी दो एग्जाम्स से वो कवर हो सके। सो विदाउट द फर्दर अडू, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन आगे चलते हैं। सो पहले अपन है ना एमसीक्यू सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद अपन डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू सोल्यूशन पे आते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू अपना इंडिपेंडेंट एमसीक्यू है। सो बीए लिमिटेड है, उसने परचेज किया रॉ मटेरियल फ्रॉम राम से उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, जो कि एक मिनट, जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है। ठीक है, तो अपन रॉ कैश्यू नट्स अपन ने राम से परचेज किए, जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी कि यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। बिल है वो 12/6/2025 को इशू हुआ है। जो कैश्यू नट्स है वो 15/6/2025 को रिसीव हुआ है, एंड एडवांस जो है वो 10/6/2025 को अपन ने दे दिया था। तो यहाँ पे अपन को टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम गुड्स के केस में क्या होता है, 31st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एवर इज अर्लियर। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या है, 10/6/2025। ठीक है, गुड्स 15/6/2025 को रिसीव है और इनवाइस 12/6/2025 को इशू हुआ। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, 10/6/2025, और 31 डे अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर यही आपका लेट आ रहा है तो 31st डे तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा लेटर आएगा। तो 10/6/2025 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन नंबर ए 10/6/2025 इसका सोल्यूशन हो जाता है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका ड्यूटी एग्जामिशन स्कीम से रिलेटेड है। सो अगर कोई बंदा ड्यूटी डीएफआई स्कीम ऑप्ट कर रहा है तो कब वो इनएलिजिबल रहेगा डीएफआई स्कीम ऑप्ट करने के लिए, अपन को बताना था। सो 3 स्टेटमेंट्स में दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि एक मिनट, हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि डीएफआई है सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के लिए इस पर एसआईओएन नोटिफाइड होता है। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। दूसरा है कि मिनिमम वैल्यू एडिशन 15% होना चाहिए। नहीं, 15% नहीं होना चाहिए, 20% है। जो डीएफआई स्कीम है उधर मिनिमम वैल्यू एडिशन 20%, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। दूसरा है एक्चुअल यूजर कंडीशन होनी चाहिए। एक्चुअल यूजर कंडीशन यहाँ पे नहीं है, एडवांस ऑथराइजेशन में। यहाँ पे एक्चुअल यूजर कंडीशन होती है तो आप नहीं ले सकते इस स्कीम का बेनिफिट। तो सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंडिपेंडेंट एमसीक्यू है। तो इसमें क्या बताया कि अपना कस्टम्स से रिलेटेड एमसीक्यू है, इसमें अपना रीअसेसमेंट हुआ है। तो रीअसेसमेंट अपना जो रीअसेसमेंट है वो 10/3/2025 को कंक्लूड हो गया। इससे अपन को कोई भी लेना देना नहीं है। अपन को यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, सो इंटरेस्ट कब से निकलता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जहाँ पे अपना प्रोविजनल असेसमेंट हुआ टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सेस ड्यूटी। ठीक है, तो एक्सेस ड्यूटी अपनी 2 लाख रुपीज़ थी। ठीक है,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% नहीं भी दिया होता तो अपन को पता ही है। और 10/1/2025 को प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, यानी कि 1 जनवरी 2025 से अपन को 20 मार्च 2025 का पीरियड निकालना है। सो अगर आप ये कैलकुलेट करो तो 79 डेज हो जाएगा। तो 2 लाख रुपीज़ इंटू 15% इंटू 79 डिवाइड बाई 365 अगर आप ये करते हो तो आपका ऑप्शन नंबर बी 6493 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 4th नंबर पॉइंट केस सिनेरियो है। सो 4th नंबर पॉइंट में बोला है कि एक मनोहर एंड सन्स करके एक एंटिटी है, ठीक है। अब उसकी काफ़ी सारी इन्होंने ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल दे रखी है, उसके काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल दे रखी है और नीचे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, या फिर अपन पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन अपन बाद में आएंगे, वैसे तो एग्जाम में अपन को क्वेश्चन पहले देखने होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि मैं समझाने के बहुत से कर रहा हूँ, सो क्वेश्चंस को अपन ट्रांजेक्शन को एक एक करके समझ लेते हैं। अब देखो ये आपको दिखने में बड़ा क्वेश्चन लग सकता है, बट ये इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन तो अपन को इस तरीके से इनको अप्रोच करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या अपन ने अकोमोडेशन सर्विस दी 15 स्टूडेंट्स को, चार्जिंग 19,000 रुपीज़ पर पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। सो इस टाइप की अगर आप कोई सर्विस देते हो तो वहाँ पे अगर कंसिडरेशन 20,000 रुपीज़ से कम होता है एंड पीरियड ऑफ स्टे 90 डेज से एक्सीड कर जाता है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे पीरियड निकालोगे तो 91 डेज हो जाएगा और कंसिडरेशन अपनी 20,000 रुपीज़ से कम है तो ये आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। आगे चलते हैं। आगे आपका है गुड्स रिसीव फ्रॉम पर्सन रजिस्टर्ड इन द कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम से अगर अपन ने कोई भी गुड्स रिसीव करें तो क्योंकि वहाँ पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता वो बंदा, तो अपन को यहाँ पे कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि अपन ने टैक्स पे ही नहीं किया, ठीक है। प्रोवाइडेड रेस्टोरेंट सर्विसेज अमाउंटिंग टू 2,50,000 रुपीज़। अब जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है वो अपन ने स्पेसिफाइड प्रेमिसेस से नहीं दिए, इससे कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि अपन ने इको के थ्रू सर्विस दी है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा पॉइंट, ठीक है। एंड जो इसके इनपुट्स हैं उस पर आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि 5% की रेट अपन ऑप्ट कर रखे हैं, ठीक है। जहाँ पे इनपुट की बात होगी वहाँ पर हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे। और ये जो रेस्टोरेंट सर्विस है आपकी एफसी में टैक्स हो जाएगी, आरसी में इस तरह की कोई भी एंट्री नहीं होती है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। तो अपन ने जीटी की सर्विस प्रोवाइड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अपन जीटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपनी एग्जाम्प्ट हो जाती है, ये अपना स्पेसिफिकली दे रखा है एग्जामिनेशन चैप्टर में, ठीक है। आगे चलते हैं। अपन ने 80,000 रुपीज़ का एल्यूमिनियम स्क्रैप परचेज किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर अपन मेटल स्क्रैप परचेज करते हैं तो उस पर आरसीएम लग जाता है, सो 80,000 रुपीज़ पर अपना आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। लीगल सर्विस अपन ने लिए 2,50,000 रुपीज़ की, अगेन आरसीएम लग जाएगा इस पर, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सप्लाई ऑफ कॉपर स्क्रैप टू राज इंडस्ट्रीज और रजिस्टर्ड पर्सन को अगर अपन ने स्क्रैप मेटल स्क्रैप सेल किया है सो वहाँ पे अपना फॉरवर्ड चार्ज लगता है, वहाँ पे अपना फॉरवर्ड चार्ज लगता है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था बट अपन वापस आते हैं यहाँ पे अपन थे। सो आगे अपना ट्रांजेक्शन आता है इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस। तो यहाँ पे अपन ने इनवर्ट सप्लाई लिया रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, तो अपन ने पहले देखा था कि इनवर्ट सप्लाई अगर अपन ले रहे हैं रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, पॉइंट नंबर 3 में बोला था कि उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अपन को आईटीसी उस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने हो गए ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये उतनी ज़्यादा वैसे रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार आप पढ़ लेना, जो नीचे के पॉइंट्स आएंगे उनसे ज़्यादा उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो अपन उसे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर द एफसीएम बाय द मनोहर सन्स फॉर द मंथ ऑफ जून। तो एफसीएम में अपन ने कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिखे थे, सो अपन ने 2 ट्रांजेक्शन लिखे थे, एक तो रेस्टोरेंट सर्विस वाला और एक अपन ने लिखा था आपका कॉपर स्क्रैप जो अपन रजिस्टर्ड पर्सन को सील कर रहे थे। सो अगर आप इन पे जीएसटी निकालोगे तो 41,845 का आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखें जो कॉपर स्क्रैप है ये आपको जो दे रखी है वैल्यू, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दे रखी है, ये आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दे रखी है, तो इसको आपको पहले टैक्सेबल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस पर उसके बाद आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक गलती होने का चांस था, ठीक है। आगे चलते हैं। सो इस अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे सो ये आपका 41,845 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू मनोहर सन्स। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस पे मिलेगा, तो अपन आते हैं वापस से इधर। तो देखो फर्स्ट चीज़ तो अपनी एग्जाम थी और यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे नो आईटीसी था, एफसीएम आउटवर्ड सप्लाई अपन को देखनी नहीं है, 2 अपने आरसीएम सप्लाईज थी, जहाँ पे अपन ने आरसीएम में सप्लाई लिया वहाँ पे अपन को आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, तो इन दोनों के अगेंस्ट में अपन को आईटीसी मिल जाएगा। सो अगर अपन इन दोनों का आईटीसी कैलकुलेट करेंगे तो 29,700 रुपीज़ अपना आ जाएगा इस अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज। तो क्योंकि रिवर्स चार्ज वाली सप्लाईज पे अपन को आईटीसी मिला था तो सेम अपना आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। सो अगेन यहाँ पे अपना आंसर था 29,700, सो अगेन 29,700 अपना इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड ऑन आउटवर्ड सप्लाईज प्रोवाइडेड बाय मनोहर एंड सन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2025। तो अपन को टीडीएस कितना डिडक्ट करना था, सो टीडीएस देखो अपन को कौन से ट्रांजेक्शन में डिडक्ट करना था, अपन को सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप पे टीडीएस जो है डिडक्ट करना था, बाकी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं था जहाँ पे अपना टीडीएस बन रहा था। सो मेटल स्क्रैप वाले ट्रांजेक्शन पे आ जाए तो जो फर्स्ट अपना मेटल स्क्रैप का ट्रांजेक्शन है 80,000 रुपीज़ वाला, ये अपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या था, यहाँ पे अपना आरसीएम लग रहा था, जहाँ पे अपना आरसीएम लगता है वहाँ पे अपन को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता। लेकिन
जहाँ पे अपना आरसीएम नहीं लग रहा, यानी कि जो अपना दूसरा वाला एफसीएम का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे अपन को टीडीएस रेट करना पड़ जाएगा 1% के रेट से एक्सक्लूसिव जीएसटी। तो पहले तो इसको अपन टैक्सेबल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे अगेन, ठीक है, 118% से डिवाइड करके टैक्सेबल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, एंड उसके बाद 1% की रेट से अपन इस पर टीडीएस निकाल लेंगे, 1% की रेट से इस पर अपन टीडीएस निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद जीएसटी 1 के बारे में कुछ स्टेट्स में दे रखी है, तो अपन को बतानी है कि सही है कि नहीं है। तो जीएसटी 1 ऑप्शनल फैसिलिटी, बिल्कुल सही बात है। जीएसटी 1 इस फाइल टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही बात है, न्यू रिकॉर्ड्स करने की काम आती है ये। जीएसटी फॉर्म 1A कैन बी यूज टू अमेंड जीएसटी नंबर्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो क्या आप जीएसटी नंबर ऑफ द रेसिपिएंट अमेंड कर सकते हो इससे? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है आपकी वो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाती है, ठीक है। अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मनु एंड सन्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एचएसएन कोड इन द फॉर्म जीएसटी 1। सो कितने डेज का अपन को एचएसएन कोड लिखना है? सो अपन को यहाँ अगर अपन इसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखें तो इसका प्रीसीडिंग ईयर्स का टर्नओवर था 6.5 करोड़ रुपीज़, और जहाँ पे अपना टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का 5 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड कर जाता है, वहाँ पे अपन को 6 डिजिट का जो एचएसएन कोड है वो अपने लिए मैंडेटरी हो जाता है। सो यहाँ पे जो अपना एचएसएन कोड लगेगा वो लगेगा ऑप्शन नंबर ए, 6 डिजिट फॉर बोथ B2B एंड B2C सप्लाईज, ठीक है, दोनों के लिए अपना 6 डिजिट लगता है। अब बनाते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। सो नेक्स्ट केस स्टडी भी लेंदी थी बट ईजी थी। अगर अपन ने इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझा तो अपने लिए काफ़ी ईजी रहेगी। तो क्या दे रखा है, लेकिन मैं अगेन इटरेट करूँगा कि एग्जाम टाइम में ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए घर पे बैठ के बोलना बहुत आसान है, बट एग्जाम टाइम में अपना दिमाग नहीं चलता, अपना प्रेशर रहता है। सो उस टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वो ज़रूर है इसमें, ठीक है। सो पीजी इंस्टामार्ट एंड ई-कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द पटना बिहार, ठीक है। इट ऑल्सो इज ई प्लेटफॉर्म वेयर वेंडर्स कैन मेक सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड जो वेंडर्स हैं वो अदर देन स्पेसिफिक प्रीमाइसेस वाले वेंडर्स हैं आपके, ठीक है। यानी कि आपके यहाँ पे सेक्शन 95 लग जाएगा। सेक्शन 95 में ईसीओ को जो है टैक्स पे करना पड़ता है एज इफ द ट्रांजेक्शन वाज कंडक्टेड बाय द ईसीओ। तो जून मंथ की आपकी कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। सो मिस्टर ए ने आपकी ईसीओ के थ्रू अपैरल सप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे टीसीएस आपका लग जाएगा, ठीक है। मिस्टर बी ने अगेन गुड सप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे भी टीसीएस लग जाएगा। उसके अलावा अदर रजिस्टर्ड डीलर्स ने भी कुछ सप्लाई किए गुड्स को, तो अगेन यहाँ पे आपका टीसीएस लग जाएगा। उसके अलावा रेस्टोरेंट सर्विस दी 3 लाख रुपए की, यहाँ पे अपनी सेक्शन 95 में अपने ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा कमीशन अपन ने चार्ज किया 80,000 रुपीज़, तो एफसीएम इस पर टैक्स पेबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा एलिजिबल आईटीसी अपने देखिए 10,000 रुपीज़ ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, कस्टमर ने 1,000 रुपीज़ का एक डिस्काउंट वाउचर विन किया है, जो कि रिडीमेबल अगेंस्ट एनी सप्लाई है, किसी भी सप्लाई के अगेंस्ट रिडीम कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम ऑफ सप्लाई है दैट विल बी द रिडम्पशन ऑफ वाउचर, एंड रिडम्पशन ऑफ वाउचर अपनी जुलाई में, तो इसको अपन कंसिडर ही नहीं करना है क्योंकि अपन जून मंथ की सप्लाई को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांजेक्शन आपके इंटरेस्ट रेट अनलेस अदरवाइज मेंशन, एंड जीएसटी 8 अपन ने 19 जून को फाइल करी है, ठीक है, वो अपन देख लेंगे। अब टोटल आउटपुट जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ जून 2025, जून 2025 का टोटल आउटपुट जीएसटी कितना था? तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी अपन को किस पे देना है? एक तो अपने कमीशन पे देना है, ठीक है, और एक अपने 95 वाली सर्विस पे देना है। सो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 14,700 रुपीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। नेट जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जून 2025, तो नेट जीएसटी अपन को कैश में कितना पे करना है? सो देखो इधर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो 95 वाली सप्लाईज हैं उन पे आप कैश में ही जीएसटी पे कर सकते हो, उसमें आप आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जो कमीशन है यहाँ पे आप आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका कमीशन 7,200 रुपीज़ यहाँ पे आपका जीएसटी पेबल आ रहा है, एंड क्योंकि अपना आईटीसी का बैलेंस 10,000 रुपीज़ है, तो ये तो पूरा अपना आईटीसी से चला जाएगा। बचा हुआ सेक्शन 95 का जो 7,500 रुपीज़, ये अपन को कैश से पे करना पड़ेगा। तो 7,500 रुपीज़ ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच टीसीएस इज कलेक्टेबल, ठीक है। तो टीसीएस किस वैल्यू ऑफ सप्लाई पर अपन को कलेक्टेबल है? सो अगर अपन ए की सप्लाई देखें ना, तो 1,50,000 रुपीज़ की उसने सप्लाई की है, एंड 40,000 रुपीज़ उसको रिटर्न हो गया, यानी कि 1,10,000 रुपीज़ का उसका जीएसटी जो कलेक्टेबल है। बी का अगर अपन इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव आ जाता है वहाँ पे अपन को कंसिडर ही नहीं करना होता। तो बी का नेगेटिव आ रहा है तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, एंड अदर्स का डायरेक्टली अपन 2,40,000 रुपीज़ दे रखा है, तो 3,50,000 रुपीज़ अपनी टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू हो जाएगी, जिस पर टीसीएस अपना कलेक्ट होना है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में अपन बोल रखा है टीसीएस अपना ए की जो सप्लाईज है उस पर कितना कलेक्ट होगा, ए की सप्लाईज पर अपना कितना टीसीएस कलेक्ट होगा। तो 1,10,000 रुपीज़ की अपनी सप्लाईज है और 0.25% की अपनी टीसीएस की रेट है। सो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ड्यूरिंग द पीरियड इनटू रेट, तो 275 रुपीज़ अपना अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपना पूछा है कि अगर कैब या ई रिक्शा की अपन सर्विस देते हैं ना थ्रू दी ईसीओ, देन उसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, अपन को कौन सी करेक्ट वाली है वो अपन को आइडेंटिफाई करनी है। सो स्टेटमेंट नंबर ए अपन को दे रखी है कि अगर अपन
ईसीओ के थ्रू मीटेड कैब या ऑटो रिक्शा की सर्विस देते हैं तो टैक्सेबल ही नहीं है, तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड अपन को दे रखी है कि अगर अपन ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं कैब या ऑटो रिक्शा की, तो अगर अनरजिस्टर्ड है तब तो पीजी इंस्टामार्ट टैक्स पे करेगा, बट अगर रजिस्टर्ड है देन सप्लायर उस पर टैक्स पे करेगा। तो ये भी अगेन गलत है, दोनों ही केसेस में पीजी इंस्टामार्ट को टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड अपन को दे रखी है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ईसीओ के थ्रू इस टाइप की सर्विस सप्लाई नहीं कर सकता, तो अगेन ये एकदम ही गलत है, ऐसा कहीं दे ही नहीं रखा। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो एकदम सही है कि ईसीओ के थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हो ये कैब या ऑटो रिक्शा की सर्विस, तो ईसीओ उस पर टैक्स पे करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपन को दे रखा है कि जो इसने जीएसटीआर 8 है ना वो लेट फाइल करी है, तो उस केस में अपनी पेनल्टी कितनी लगेगी। तो देखो जून 2025 की अपनी जो है जीएसटीआर 8 थी, तो 10 जुलाई तक अपन को फाइल करनी थी और अपन ने फाइल करी 19 सितंबर को, यानी कि अगर आप इसके डेज ऑफ डिले काउंट करेंगे तो 71 डेज हो गए। और जो कंसोलिडेटेड लेट फीस अपनी लगती है सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो 200 रुपीज़ पर डे लगती है। तो अगर अपन इसे इंटू कर देंगे तो 14,200 रुपीज़ आ जाएगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट इसमें दे रखी 10,000 रुपीज़ की हो सकती है। तो 10,000 रुपीज़ इसका अपना सोल्यूशन होने वाला है। सो इसमें अपन को 10,000 रुपीज़ वाली लिमिट ध्यान रखनी थी, अगर अपन ने ध्यान नहीं दी तो अपन गलती से ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट कर सकते थे। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यार देखने में बहुत ही बड़ा सारा क्वेश्चन है, एकदम से डर जाए कोई भी आदमी, लेकिन अब अगर आप इसे देखते हुए चलोगे ना तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका बस यहाँ तक ही है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना एकदम फालतू दे रखी है, इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, फिर भी अपन इसे डिस्कस तो कर लेंगे। और अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो जब मैंने सोल्यूशन किया है ना तो इनवर्ड का देखो इतना सा सोल्यूशन हुआ है, आउटपुट का इतना सा सोल्यूशन हुआ है। ठीक है, और ये नेट जीएसटी पेबल आ गया, इतना सा सोल्यूशन इसका है। इसमें ना आपका रूल 42 43 पूछा, ना रूल 86 भी पूछा, इस टाइप के टॉपिक्स को टच अपॉन ही नहीं किया। ठीक है, सो उस उतना ही डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि इसका साइज बड़ा था और एग्जाम सिचुएशन में अपने ऊपर प्रेशर रहता है तो इसलिए अपन को टिपिकल लग सकता है। और कुछ इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्लेस ऑफ सप्लाई के टिपिकल पॉइंट्स में थोड़े से घुसा दिए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो जब भी अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ना तो अपन को पहले तो ऊपर वाला जो पैरा है वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कौन सी टाइप की एंटिटी है। तो अपन कंपनी है ये अपन को दे रखा है एंड अपन आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है, बाकी इतना रेलिवेंट नहीं है, मैंने पढ़ रखा है तो इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा अभी। और उसके बाद अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है और जिस भी पॉइंट से रिलेट करती है वहाँ पे अपन को लिख लेना है कि इस पॉइंट से रिलेट करती है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया तो अपन को थोड़ी ना पता है कि रिलेवेंट नहीं है, तो वहाँ पे अपन को देखनी है, तो उस अकॉर्डिंग अपन कंसिडर करेंगे। और देखो जी पॉइंट तक तो स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या बता रखा है कि कहीं भी एक्सपोर्ट और सर्विस हो रहा है ना तो अपन ये ज्यूम करेंगे सारी जो कंडीशंस एक्सपोर्ट की वो सारी आपकी फुलफिल हो रही है। दूसरा जो जीएसटी रेट्स हैं वो 9% और 18% है। ठीक है, जो इनवर्ट सप्लाईज हैं वो टैक्सेबल सप्लाईज के ही काम आती हैं, यानी कि अपन रूल 42 43 अपन को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिख दिया, ये अच्छी बात है यार, अपन को दिमाग ही नहीं लगाना उस चीज़ का। उसके बाद आपको देखा है एलयूटी और बॉन्ड फाइल कर दिया गया जहाँ पे अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपन को जनरल पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अपन को मिनिमम जीएसटी पेबल निकालना है। ठीक है, एक मिनट, कुछ तो टेक्निकल इशू है आज यार, कोई बात नहीं। सो अपन आगे चलते हैं। सो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब अपन अगर जब भी इन पॉइंट्स को रीड करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले को तो हम मार्क करते हैं किस पॉइंट से रिलेटेड है, तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, तो अगेन मैं वापस नहीं पढ़ रहा, जब क्वेश्चन का वो पॉइंट आएगा उस टाइम में पढ़ दूंगा। ठीक है, तो अपन शुरू से क्वेश्चन चालू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे अपन राइट ऑफ यूज ऑफ स्पेस दिया होर्डिंग्स के लिए फॉर एडवर्टीजमेंट इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो ये एडवर्टीजमेंट की सर्विस नहीं होगी, ये मानी जाएगी क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है, एंड जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस होती है वहाँ पे प्लेस ऑफ अप्लाई क्या हो जाती है अपनी, जिधर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो क्योंकि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है और अपन भी आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है तो ये आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी। तो 12,50,000 रुपीज़ है एफसीएम पे टैक्स अपना लग जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसका। ठीक है, आगे आते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स टू ब्रॉडवे एक्सपोर्ट्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसके रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये दे रखा है कि इसने जो 0.1% वाला अपना इसका बेनिफिट होता है ना मर्चेंट एक्सपोर्टर वाला, वो इसने एक्सरसाइज कर लिया है। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, रीड करने की जरूरत नहीं है। सो 15 लाख रुपीज़ का 0.05% और 0.05% करेंगे तो 750 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा आपका जीएसटी ईच अंडर CNS। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड किया अपन ने टू LICM फार्मास्यूटिकल्स USA।
ठीक है, मैं अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर रहा है क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। अगर रिलेवेंट होती तो मैं रीड जरूर करता। सो आप उसे रीड कर सकते हो, बट वो रिलेवेंट ही नहीं है तो उसको रीड करने का फायदा नहीं है। हालांकि मैंने लिख रखा है कि कौन से पॉइंट से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वैसे वो स्पेसिफिकली मेंशन भी है एडिशनल पॉइंट से कि कौन से पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस दी एसाइलम फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विस होती है ना, वहाँ पे आपका एक स्पेशल सर्कुलर है कि वहाँ पे अगर आपकी प्लेस ऑफ प्लाई छोड़ के सारी अगर कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट सही हो जाती है ना, तो अपन मान लेते हैं कि वो जो उसकी प्लेस ऑफ प्लाई है वो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट है, वो उसकी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट है। और क्योंकि अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था कि अपन को हमेशा एज्यूम करना है कि सारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, तो अपन ये एज्यूम करेंगे तो आपकी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट यानी कि यूएसए इसकी प्लेस ऑफ प्लाई हो जाएगी। और क्योंकि एक्सपोर्ट और सर्विस पर अपन एलयूटी फाइल कर रखी है, तो वहाँ पे अपन को कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटा होस्टिंग की सर्विस पर अपन ने प्रोवाइड की जर्मनी को, तो इसके रेटिंग कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है आपका प्लेस ऑफ प्लाई का। तो यहाँ पे लोकेशन रेसिपी मिल द प्लेस ऑफ प्लाई। सो क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में अपन ने प्रोवाइड करी है, तो अगेन ये एक्सपोर्ट और सर्विस का केस हो जाता है क्योंकि अपन एलयूटी फाइल कर रखी है, तो अगेन अपन को कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू मार्शल एंड कंपनी लोकेटेड इन न्यूजीलैंड, सिस्टर कंसर्न ऑफ मार्शल एंड कंपनी। सो इसके रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये दे रखा है कि ये सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि अपनी नॉट नील एस्टेब्लिशमेंट और डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये एक्सपोर्ट और सर्विस की सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। अगेन ये एलयूटी में एक्सपोर्टेड है, सो अगेन यहाँ पे अपन को कोई भी इस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टू लिब्रा सॉफ्टवेयर कंपनी, तो अपने लिब्रा सॉफ्टवेयर कंपनी को एक्सपोर्ट और सर्विस की है। अगेन क्योंकि ये एलयूटी में कवर्ड है, तो अपन को यहाँ पे कोई भी जीएसटी पे नहीं करना। अब इस केस में अपन ने क्या कि क्लैश सॉफ्टवेयर कंपनी जो न्यूजीलैंड में है, उससे अपन ने इंपोर्ट और सर्विस भी कर ली टू प्रोवाइड दिस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, और कंसिडरेशन हुआ वो 25% ऑफ द 25,60,000 था, जो कि 6,40,000 रुपीज आपका बन जाएगा। सो अपन ने एक्सपोर्ट और सर्विस करने के लिए इंपोर्ट और सर्विस लिया है। और इसके जो एडिशनल पॉइंट है उसको एक बार पढ़ देता हूँ। एफ नंबर पॉइंट इसमें ले रखा है कि मैन और कंपनी रेज इनवॉइस फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट, अपने होल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनवॉइस रेज करी, बट लेकिन अपन को पेमेंट कम रिसीव हुआ क्योंकि जो उधर अपन को पेमेंट रिसीव हो रहा था ना, उसी से अपन ने क्लियर लिमिटेड का पेमेंट कर दिया, तो अपन को 78% ऑफ द पेमेंट रिसीव होगा। इसके रिलेटेड एक सर्कुलर है कि अगर इस टाइप से कोई ट्रांजेक्शन होता है तो अपन ये मान लेते हैं कि होल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड इन इंडिया, एंड होल कंसिडरेशन रिसीव इन इंडिया हो जाती है, तो एलयूटी का अपन को बेनिफिट मिल जाता है। सो इस केस में अपन को एलयूटी का बेनिफिट मिल जाएगा। और जब अपन इंपोर्ट ऑफ सर्विस करिए ये वाली, इस पर अपन को आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, रिफंड का केस बाद में आता है, अपन को आईटीसी से यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रहना है। ठीक है, क्योंकि रिफंड के बारे में कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में कि अपन ने लिया है कि नहीं लिया। तो आईटी से अपन को मिल जाएगा 6,40,000 रुपीज़ पे। सो यहाँ पे मैंने आईटीसी में 6,40,000 रुपीज़ आपका लिख दिया। ठीक है, अब अपन आते हैं आगे। आगे अपन को इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड पॉइंट दे रखे हैं। सो पेड फॉर हायरिंग ऑफ यॉट फॉर 25 डेज। अब यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, उन्होंने वो सेक्शन नंबर 13 का जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है ना, यहाँ पे लोकेशन ऑफ दी सप्लायर आपकी प्लेस ऑफ अप्लाई हो जाती है हायरिंग ऑफ यॉट के केस में, वो वाला पॉइंट लगा दिया होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में लोकेटेड है। सप्लायर जो है आपका दिल्ली में लोकेटेड है एंड अपन विजयवाड़ा में। यार आपका आईडीटी का पेपर देखिए, ये पीसी भी शायद तक कुछ तो हो गया इसको, वरना एकदम स्मूथ चलता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। सो सप्लायर अपना दिल्ली में लोकेटेड है, अपन रेसिपिएंट जो है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी, आईजीएसटी इसमें लग जाएगा। यहाँ पे जो अपनी लोकेशन की रेसिपिएंट है वो इसकी प्लेस ऑफ अप्लाई हो जाएगी आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो 1,40,000 रुपीज़ पे अपन जो आईटीसी है वो निकाल लेंगे आईजीएसटी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि अपन ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कराया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। सो प्लांट का जब भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उस पर अपन को आईटीसी मिल जाता है, अपन को स्पेसिफिकली दे रखा है। एंड यहाँ पे ये स्पेसिफिकली ये भी लिख रखा है कि इंटरस्टेट सप्लाई है, एंड क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी आईजीएसटी इस पर चार्ज होएगा। सो अकॉर्डिंगली अपन को आईटीसी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली अपन को यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। सो अगर अपन इनका टोटल करेंगे तो इस टाइप से इनका टोटल आ जाएगा, टोटल कर देंगे। अब नेट पेबल इन कैश निकालेंगे। सो आउटपुट का टोटल अपन लिख दिया, आईटीसी अपन माइनस कर देंगे, आईजीएसटी अपन किसी भी रेशियो में माइनस कर सकते हैं किसी सी और एस से, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे नहीं रखा कि अपन को किस तरीके से वर्किंग करनी है। सो अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, अपन को नमक डालना है, नमक नहीं सॉरी अपन को आईटीसी को यूटिलाइज करना है आईजीएसटी की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल आईटीसी यूटिलाइज कर लिया आईजीएसटी की, आप चाहे तो सी और एस में वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी की जो इनकी इनपुट आ रही थी वो माइनस कर दी। लेकिन अपन को इस तरीके से आईटीसी यूटिलाइज करने की अपना जो कैश पेमेंट है वो मिनिमम है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। सो इतना अपना कैश पेमेंट बन रहा है। इसके अलावा अपनी आरसीएम एक सप्लाई थी, अपन याद रखो अपने इंपोर्ट और सर्विस की थी फॉर प्रोवाइडिंग दैट एक्सपोर्ट और सर्विस, उसमें आरसीएम में टैक्स लगता है। आरसीएम में टैक्स लगता है तो अपना आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी में ऐड होगा और वो अपन कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। सो वो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली 25,200। सो अपना नेट पेबल इन कैश इतना आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आप देखोगे सो उतना टिपिकल नहीं था, बस प्लेस ऑफ अप्लाई के कुछ टिपिकल पॉइंट्स में डाल दिया था, क्वेश्चन बहुत बड़ा कर दिया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है अपन को। एग्जाम कंडीशन में वैसे भी टिपिकल लगता ही है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपका आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, सो इसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स थे आपके। सो क्या दे रखा है कि रिंकू प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है हरियाणा में, ठीक है, और जून मंथ के अपन को कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। सो पहले तो उसने परचेज किए पटेटोज 18 लाख रुपीज़ के। सो 18 लाख रुपीज़ के पटेटोज परचेज किए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए आप खर्चा करते हो तो उस पर जीएसटी जो है एप्लीकेबल नहीं होता। सो इस पर आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि अपने जीएसटी पे नहीं किया होगा। ठीक है, तो मैंने इधर अकॉर्डिंगली नो आईटीसी लिख दिया इसका। आगे ये भी देखा है कि अपन ने तरुण सर्विसेज से ग्रेडिंग, सोर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ पटेटोज की सर्विस ली है। ठीक है, सो अपन ने फार्म पे अपन ने कुछ सर्विस ली है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड, ये एग्जाम्प्ट होती है, बट वो तभी एग्जाम्प्ट होती है जब अपन ने फार्म पे करा ये काम, या अपन ने फैक्ट्री पे किया ये काम अपन ने फैक्ट्री पे किया, तो ये अपने टैक्सेबल हो जाएगी, अपने लिए टैक्सेबल हो जाएगी। एंड इसकी इनवॉइस वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है। अब क्योंकि इनवॉइस वैल्यू दे रखी है तो इनवॉइस वैल्यू आपकी हमेशा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होती है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होती है। वैसे तो इस क्वेश्चन में एंड में लिख रखा है कि अपन को कंसिडर करना है कि जो सारी वैल्यूज हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हैं, बट इनवॉइस वैल्यू यार आपकी इंक्लूसिव जीएसटी मानी जाती है, तो इस पे ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। सो उस अकॉर्डिंग मैंने इसको कैलकुलेट किया। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे सो 2 लाख डिवाइड बाई 18% इंटू 118% इंटू 18%, इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। तो इसकी आपकी IGST 30,500 रुपीज़ आ जाएगी। IGST क्यों आएगा? क्योंकि जो सप्लायर है वो पंजाब में लोकेटेड है, ठीक है, और अपन हरियाणा के। जनरल प्लेस ऑफ सप्लाई का इसमें रूल लग जाएगा। आगे चलते हैं। आगे सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है कि अपन इंडस्ट्रियल प्लॉट की 99 ईयर्स की लीज दी है JBL इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से, और वन टाइम अपफ्रंट प्रीमियम अपन ने 30 लाख रुपए का पे किया है, एंड एनुअल लीज रेंट अपन ने 2 लाख रुपीज़ की पे की है। सो इसमें आपके ऊपर वो एग्जामिशन वाली एंट्री आपको याद आएगी, लेकिन वो एग्जामिशन वाली एंट्री यहाँ पे लगेगी नहीं, वो तब लगती है जब अपन किसी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ही लीज लेते हैं। यहाँ पे अपन ने लीज लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, ठीक है, तो यहाँ पे वाली आपकी कंडीशन नहीं लगेगी, वो एग्जामिशन नहीं लगेगी। सो ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, 30 लाख रुपीज़ आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एनुअल लीज रेंट भी अपन ने पे करी है। देखो लीज रेंट भले एनुअल हो, लेकिन अपन ने पे कर दिया ना, तो पे के टाइम भी अपना टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। सो इस पे अपन को ITC इसी टाइम पे मिल जाएगा, क्योंकि अपन ने इसी टाइम पे अपन ने पे कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। इट गेव ऑन हायर अ नॉन एयर कंडीशन बस मोर देन 12 पैसेंजर्स टू हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। कंसिडरेशन 50,000 रुपीज़ है, एंड फ्यूल कॉस्ट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट बॉन्ड करेगा। सो देखो ये वाला वो जो क्वेश्चन है, इसमें स्टेज कैरेज वाली आपकी एग्जामिशन नहीं लगेगी, क्योंकि अपन को इंडिविजुअल फेयर से मिल रहा है, अपन को कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट 50,000 रुपीज़ का पे हुआ है, तो यहाँ पे स्टेज कैरेज वाली एग्जामिशन नहीं लगेगी। उसके अलावा जो 12 पैसेंजर से ज़्यादा जो अपन मोटर ट्रांसपोर्ट, अगर किसी अपन स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देते हैं या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को देते हैं, वो भी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा को दिया है, तो वो वाली एग्जामिशन भी नहीं लगेगी। उसके अलावा ये गवर्नमेंट से जो अपन सर्विस लेते हैं उस वाली एग्जामिशन भी कवर नहीं होगा, क्योंकि अपन एक तो बिजनेस एंटिटी है, और दूसरा अपना जो टर्नओवर है वो भी लिमिट से एक्सीड कर रहा है, जो सर्विस है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा की है। उसके अलावा इसमें RCM भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो फ्यूल कॉस्ट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट बॉन्ड कर रहा है, कंसिडरेशन में इंक्लूडेड नहीं है, तो नॉर्मल FCM का केस है, ठीक है। बट ये अच्छा पॉइंट था, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो सकते थे, ठीक है। सो ये अपनी टैक्सेबल सप्लाईज हो जाएगी, तो 3,000 और 3,000 ये अपनी टैक्सेबल सप्लाईज हो गई, ठीक है, और ये अपनी इनपुट हो गई। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था अपन से, कैलकुलेट नेट टैक्स पेबल। तो नेट टैक्स पेबल अपना वैसे 0 आ जाएगा, क्योंकि अपना ITC बहुत ज़्यादा हो गया, एंड जो अपना आउटपुट है वो थोड़ा सा बन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये रेट दे रखे हैं, इस अकॉर्डिंग मैंने GST की लाइबिलिटी कैलकुलेट करी है, तो इस अकॉर्डिंग आपको करनी है। आगे चलते हैं। अभी 2 का बी मैं वही बोल रहा था कि क्वेश्चन आपको दिखने में हो सकता है कि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, अगर आप इसे अपन अभी सॉल्व करेंगे तो अपन को पता चलेगा। इसमें अपन से क्या पूछा है, इसमें अपन से पूछा है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालनी है अपन को मल्हार कॉर्पोरेशन की, जो कि पेबल अंडर दी रिवर्स चार्ज में अपन को कितना अमाउंट पे करना है, बेसिकली अपन को वो निकालना है। तो अपन एक एक करके ट्रांजेक्शन को देखते हैं। सो देखो जब भी रिवर्स चार्ज में पे करने की बात आती है ना, तो आउटपुट सर्विस को तो वैसे ही एक्सक्लूड कर देना, क्योंकि जो इनपुट सर्विस होती है उन पर अपन RC में पे करने के लिए लायबल होते हैं। सो अगर आप देखोगे सो सर्विस प्रोवाइडेड यानी कि आउटपुट सर्विस होगी, इसे इग्नोर ही कर दो, पढ़ो ही मत इसे। अगेन रेंट रिसीव्ड पढ़ो ही मत, अपन आउटपुट सप्लाई की है। उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय DDA टू मल्हार कॉर्पोरेशन, ये अपन ने इनपुट सर्विस ली है। अब देखो अपन गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट करते हैं तो उस पर RCM लग जाता है, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं तो अपन RCM लग जाता है। बट गवर्नमेंट जो होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी लिखी है, वहाँ पे आपकी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं आएगी, ये आपकी गवर्नमेंट एंटिटी होती है। गवर्नमेंट एंटिटी उस वाली एंट्री में कवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे अपने FCM लग जाएगा। सो इस पर भी आपका RCM नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अपन ने
हाउस कीपिंग एंड सिविल मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड की, अगेन आउटपुट सर्विस है, कंसिडर ही नहीं करना। फिर अपन ने रिसीव किया ऑनलाइन मनी गिविंग की सर्विस फ्रॉम नाइट्रो कॉर्प स्टैब्लिश इन ऑस्ट्रेलिया, तो अपन ने ओआईडिया सर्विस रिसीव की है, एंड क्योंकि अपन रजिस्टर्ड एंटिटी है तो इस पर अपना आरसीएम में जीएसटी पेबल होगा। सो 4,50,000 रुपीज़ अपनी टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगी जिसपे आरसीएम में जीएसटी पेबल है। सो बस एक ही इसमें अपने अमाउंट है, तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना। सो इतना ईजी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को बड़ा दिखा रखा है एंड एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब क्वेश्चन 2C, अगेन बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा है लेकिन सोल्यूशन आप देखोगे ना इतना सा सोल्यूशन है इसका, इससे छोटा क्या देगा यार आईसीआई। इसमें अपन को क्या पूछा है कि अपन को क्या निकालना है, इसमें अपन को निकालना है एक मिनट कहाँ पे देखा है, असेसेबल वैल्यू निकालनी है अपन को, असेसेबल वैल्यू निकालनी है। तो एफओबी 40,000 रुपीज़, दो सिनेरियोज दे रखे हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो में एफओबी जो है $40,000 है, फ्रेट अनलोडिंग लोडिंग अपन को पता नहीं है, ठीक है, एंड जो इंश्योरेंस है वो $200 है। तो फ्रेट अपन 20% निकाल लेंगे क्योंकि अपन ने यहाँ पे दे रखा है कि अपन ने एयर से सामान मंगाया है, यहाँ पे अपन ने एयर से सामान मंगाया है, ठीक है। तो 20% ऑफ दी एफओबी, 20% ऑफ दी एफओबी करो तो 8,000 आ जाएगा, एफओबी 40,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ का आपका इंश्योरेंस, तो 40,200 इसकी सीआई वैल्यू हो जाएगी, असेसेबल वैल्यू हो जाएगी। सेकंड सिनेरियो में आते हैं, सेकंड सिनेरियो में क्या बोला है कि एफओबी असर्टेनेबल नहीं है, लेकिन सम ऑफ एफओबी एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 40,200 रुपीज़ दे रखा है। सो यार इसका 20% निकाल लो, इसका 20% निकाल लो। सो 40,200 का 20% निकालोगे तो 80,040 रुपीज़ आ जाएगा, 48 to 40 इसकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, सॉरी असेसेबल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा दो इसमें ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इनके बारे में बता रखा है कि क्या इसे अपन असेसेबल वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। तो एक तो ट्रांसशिपमेंट चार्जेस दे रखे हैं, इंक्लूड नहीं होता। मटीरियल कंपोनेंट्स सप्लाइड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ ये आपको इंक्लूड हो जाएगा अगर इसे सेपरेटली अपन ने इन्वेस्टमेंट चार्ज नहीं किया ऑलरेडी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इशू लग रहा है और थोड़ा सा इसमें मुझे एम्बिग्यूटी लग रही है, ठीक है, तो उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे जहाँ पे पॉइंट आएगा। सो पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एसकेस हाउसिंग सोसाइटी है, इसने जो ये हाउसिंग सोसाइटी है इसने इसके पास 102 बेडरूम फ्लैट्स हैं, 54 बेडरूम फ्लैट्स हैं एंड 50 प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और ये मेंटेनेंस चार्जेस ले रही है 5,000 रुपीज़ ईच फॉर 2 बेडरूम फ्लैट्स, ठीक है। तो 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज़ से कम अगर अपन मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं तो एग्जेम्प्ट होता है हाउसिंग सोसाइटी के केस में, तो एग्जेम्प्ट रहेगा। 7,000 रुपीज़ ले रहे हैं फॉर 4 बेडरूम फ्लैट्स, ये भी एग्जेम्प्ट है। 9,000 रुपीज़ ले रहे हैं फॉर प्रीमियम फ्लैट्स, तो ये अपना टैक्सेबल हो जाएगा, ये अपना टैक्सेबल हो जाएगा। तो 9,000 इंटू 50 अपने फ्लैट्स हैं, तो 9,000 इंटू 50 अपना टैक्सेबल हो जाएगा, 4,50,000 रुपीज़। उसके अलावा मिस्टर ए के बारे में जानकारी दे रखी है जिसके पास एक से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, तो इससे अपन को कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि जो एग्जेम्पशन होती है वो पर फ्लैट होती है, वो पर फ्लैट होती है, पर पर्सन नहीं होती, तो इससे अपने को भी लेने देना नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन जरूर से आपको लिख के आना है। इसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर आपकी हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी कलेक्ट करती है तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होते, वो टैक्सेबल नहीं होते, तो ये कोई आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। कल्चरल प्रोग्राम 2,000 रुपीज़ पर मेंबर ये है फॉर 4 बेडरूम फ्लैट्स एंड प्रीमियम अपार्टमेंट्स। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी लग रही है, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि 2,000 रुपीज़ पर मेंबर फॉर 4 बेडरूम फ्लैट्स, ठीक है, फ्रॉम 4 बेडरूम फ्लैट्स। एक्चुअली एक तो इसको मैं थोड़ा सा एक मिनट इधर सोल्यूशन को सही करने दो, ये इंटू 4 नहीं आएगा, 4 बेडरूम फ्लैट्स है, मैंने एक्चुअली इसे रीड सही से नहीं किया था। सो ऐसी गलती अपन से क्वेश्चन एग्जाम में भी हो जाती हैं। सो 2,000 रुपीज़ इंटू कितना आपके 50, 2,000 रुपीज़ इंटू 50 और 2,000 रुपीज़ इंटू 50, सो ये आपका हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, ठीक, 1 लाख रुपीज़ प्लस ये आपका 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसमें एम्बिग्यूटी मुझे क्या लग रही है कि जो कल्चरल प्रोग्राम के लिए मैंने पैसा रिसीव किया है ना, कहीं ऐसे से ऐसा ना बोल दे ये कॉमन सर्विस है, ये कॉमन सर्विस है, तो इस पर तो अगर कॉमन सर्विस हो गई तो 4 बेडरूम वाले फ्लैट्स की जो अपनी कॉमन सर्विस की वैल्यू वो 9,000 रुपीज़ हो जाएगी। अगर 9,000 रुपीज़ हो गई तो पूरी की पूरी वो टैक्सेबल हो जाएगी। सो उस केस में क्वेश्चन बदल सकता है, उस केस में इसका आंसर बदल सकता है। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप ऑल्टरनेट सोल्यूशन देके आओ अगर ऐसा कि आपको एम्बिग्यूटी लग रही है। बट मैंने यहाँ पे ये अज्यूम करा है कि ऐसे ने ऐसा अज्यूम नहीं किया, क्योंकि यार जो कल्चरल प्रोग्राम है यार ये कॉमन सर्विस कैसे मान सकते हैं अपन, लेकिन फिर भी अगर ऐसे मानती है तो अपन उसको कुछ टैकल नहीं कर सकते। सो उस अकॉर्डिंग अपन को देखना है। आगे चलते हैं। 3 मेंबर्स ने 5,000 रुपीज़ ईच दिए हैं फॉर द पब्लिकेशन रिलीज बाई द सोसाइटी, ठीक है। तो इसका अपन को 5,000 इंटू 3 15,000 रुपीज़ आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हो जाएगी सोसाइटी की, तो 5,73,000 रुपीज़ की टैक्सेबल सप्लाईज होगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। इसके बाद आरडब्ल्यू सोसाइटी क्या बोल रही है कि अगर आप जो टोटल कंसिडरेशन रिसीव हुई है इसे टोटल नंबर ऑफ फ्लैट से डिवाइड करते हो ना, तो ये आपकी 7,500 रुपीज़ से कम आएगी। सो इस अकॉर्डिंग
इस अकॉर्डिंग टैक्सेबल ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट इसमें ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जामिशन होती है वो पर फ्लैट अपन को देखनी होती है, टोटल कंसोलिडेटेड नहीं देखनी होती, ठीक है। तो ये व्यू एकदम गलत है, आरडीएफ सोसाइटी का व्यू एकदम गलत है, ठीक है। सो ये व्यू एकदम गलत है और ये अपनी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाईज हो जाएगी बाय द आरडीएफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 बी क्या बोलता है कि पहले तो पूछा इंपोर्ट ऑफ गुड्स में अपने इंटेंजिबल एसेट गुड्स इंक्लूड हो जाते हैं क्या? सो बिल्कुल होते हैं यार, आपके इंटेंजिबल गुड्स आपके इंटेंजिबल इंपोर्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। एंड उस पर आईजीएसटी किस तरीके से लगेगा? सो आईजीएसटी के लिए आप दो चीज़ लिखाना कि एक तो आईजीएसटी जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो उसमें आरसीएम पे लगता है, सिर्फ अपन इंपोर्ट ऑफ ओआईडीआई सर्विस करते हैं सो उसमें एफसीएम लग सकता है अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट ने वो मंगाया है, ठीक है। अदरवाइज उस पर भी अपना आरसीएम लगता है। उसके अलावा जो ऑनलाइन मनी गेमिंग होती है उसके केस में स्पेसिफिकली बोला गया है कि इंपोर्ट ऑफ इंटेंजिबल गुड्स के केस में, इंपोर्ट ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में जीएसटी मशीन जो है वो जो है आईटीसी को वो जो है जीएसटी को कलेक्ट करेगी, वो जो है जीएसटी को कलेक्ट करेगी। अदर केसेस पे कस्टम मशीन आपका जनरली इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जीएसटी को कलेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद बनाते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट में क्या बोला है? इंपोर्टेड मशीनरी, बस इतना सा था ये, ठीक है। आपको बस ये लिख के आना था, थ्योरी लिख के आना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। इंपोर्ट तो एक कंपनी है उसने इंपोर्ट करी है मशीनरी एंड वाइल द गुड्स वर इन द कस्टम्स वेयर हाउस अ फायर डिस्ट्रॉयड द एंटायर कंसाइनमेंट, द फायर वॉज एक्सीडेंटल, ठीक है। तो अपन ने रिमिशन ऑफ ड्यूटी के लिए एप्लीकेशन की है, तो क्या एप्लीकेशन टेनेबल है? बिल्कुल टेनेबल है। अगर अपना बिफोर द एक्चुअल क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन अपने गुड्स कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वेयर हाउस वगैरह में, सो उसके लिए अपन रिमिशन ऑफ ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वुड योर आंसर चेंज इफ द फायर अकर्ड आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन? बिल्कुल अपना आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आफ्टर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन ये फायर होती तो उस केस में अपन को रिमिशन नहीं मिलता, उस केस में अपन को रिमिशन नहीं मिलता इस केस में, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा पानी। तो उस केस में अपन को इसका एग्जाम्पशन नहीं मिलता, प्रोवाइडेड वो एक्चुअल क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन हो, ठीक है। अगर अपन ने ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन आ गया लेकिन अपन ने क्लियर एक्चुअली नहीं किया तो उस केस में अपन को फिर भी रिमिशन का बेनिफिट मिल जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि सूरज प्राइवेट लिमिटेड है जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में, इसने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया। सूरज प्राइवेट लिमिटेड ने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया और फॉर द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी 20 लाख रुपीज ऑन 1 मई 2025, ठीक है। जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दिया, यानी कि रिफंड को रिजेक्ट कर दिया ऑन 10th में। अब एसएससी ने फ्रेश एप्लीकेशन फाइल किया ऑन 15th में और प्रॉपर ऑफिसर ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ? एसएससी ने अपील फाइल की इसके अगेंस्ट में और अपेलेट अथॉरिटी ने रिफंड को अलाउ कर दिया, ठीक है। और रिफंड 20 सितंबर को रिलीज भी कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सूरज प्राइवेट लिमिटेड को लगता है कि उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए रिफंड पे, जबकि जो प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है कि रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में रिफंड इशू कर दिया गया है। तो अपन को बताने क्या रिफंड मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सो अगर 60 डेज के विदिन अपन को रिफंड मिल जाता है तब तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट अगर 60 डेज से ज़्यादा अपन को रिफंड प्रोसेस होने में लग जाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम नॉर्मली, और अगर ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी या फिर ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट है तो 9% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलता है अपन को। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो फ्रेश एप्लीकेशन की रेट से अपन कंसिडर करेंगे 15 मई से अपन 60 डेज गिनेंगे। सो अगर अपन 15 मई से जिस दिन अपन को रिफंड मिला 20 सितंबर इस दिन के डेट गिनेंगे तो 120 डेज हो जाएंगे। तो 120 डेज ऑब्वियसली 60 डेज से ज़्यादा हो रहा है तो मतलब अपन को इंटरेस्ट तो मिलेगा रिफंड पे। अब कितना मिलेगा? सो 128 माइनस 60 कर दो, क्योंकि जो 60 डेज है इधर आपको रिफंड नहीं मिलेगा इन पे। तो 128 माइनस 60 करोगे तो 68 डेज आ जाएंगे, 68 डेज के लिए आपको रिफंड मिलेगा। सो 20 लाख रुपीज इंटू 68/360 इंटू 9%, ये आप कर दोगे तो 33,534 ये आपका इंटरेस्ट ऑन रिफंड का अमाउंट आ जाएगा। सो ये वाला ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अतुल वर्क्स कॉर्पोरेशन है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि जॉब वर्कर है फॉर दी मॉडर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसने 60,000 रुपीज़ जॉब वर्क चार्जेस का बिल रेज किया और इन प्रोडक्ट्स को मॉडर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 4 लाख रुपीज़ में सेल किया है। और उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ उसे मॉडर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 50,000 रुपीज़ में सेल किया। उसके अलावा जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड है इसका सामान अतुल वर्क कॉर्पोरेशन के पास जो है उसकी डिटेल दे रखी है। सो एक मशीन है, तो मशीन अपन को 3 साल के अंदर वापस लानी होती है। मशीन अपन ने 2 मई 2022 को भेजी थी, तो 3 साल इसके 2 मई 2025 को कवर होंगे और अभी अपन 30 अप्रैल पे खड़े हैं। सो यहाँ पे अपने 3 साल पूरे नहीं हुए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दूसरा अपना डाइज एंड टूल्स का केस है, तो डाइज एंड टूल्स के केस में वैसे ही टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, तो इधर भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तीसरा अपना इनपुट का केस है। इनपुट के केस में 1 साल में अपन को वापस रिसीव करना होता है। इनपुट अपने थर्ड वे को भेजे थे, सो अगेन यहाँ पे भी कोई अपनी इशू नहीं आएगा, 1 साल अपना कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। सो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा हाउ मॉडर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड कैन सप्लाई गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ अतुल वर्क्स कॉर्पोरेशन। सो अतुल वर्क्स कॉर्पोरेशन क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, सो इस केस में जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड उसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपना डिक्लेयर करना पड़ेगा अतुल वर्क्स कॉर्पोरेशन को, और तब वो डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है अतुल वर्क्स कॉर्पोरेशन से ही। आगे आपको दे रखा है कि मॉडर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड है ना, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? मॉडर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड की वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? सो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी 4 लाख रुपीज़ हो जाएगी, जो तो उसने गुड्स सेल किए, और 50,000 रुपीज़ का उसने वेस्ट सेल किया, सो 4,50,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। आगे चलते हैं कि अगर उसे एक्सटेंशन कराना है मशीन का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है विद द जॉब वर्कर, तो क्या वो करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है, 2 साल तक वो एक्सटेंड करा सकता है। कौन करेगा एक्सटेंड? कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपना सिंपल सा क्वेश्चन है बैगेज का। सो इसमें क्या कहा कि मिस्टर कुलवीर है, एज 27 ईयर्स, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अपने बीबी के साथ इंडिया में आता है आफ्टर विजिटिंग जर्मनी फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने वो जर्मनी में रहा, उसके बाद वापस वो इंडिया आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल्स अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज़ प्रोहिबिटेड फॉर इम्पोर्ट इन इंडिया, तो इनके लिए उसने रिक्वेस्ट कर दी डिटेंशन के लिए, एंड प्रॉपर ऑफिसर ने उसे डिटेन कर लिया, ठीक है। सो अपन को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बैगेज निकालनी है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बैगेज निकालनी है। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बैगेज में जो आपका जो कंसाइनमेंट है, जैसे डिटेन कर लिया गया है, उस पर अपन ड्यूटी पे नहीं करते, उस पर अपन ड्यूटी पे नहीं करते, सो इस पर अपनी ड्यूटी पेबल नहीं होगी, तो ये अपने टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बैगेज में नहीं आएगा। ज्वेलरी 1,50,000 रुपीज़ की ये आ जाएगी। यूज पर्सनल इफेक्ट्स नहीं आते हैं, इन्फेंट के हैं तो भी नहीं आएंगे क्योंकि इन्फेंट आया है अपने साथ, ठीक है, लिख रखा है कि इन्फेंट अपने साथ आया है। लैपटॉप क्योंकि अपनी एज 18 ईयर से अबव है, तो ये भी अपना इंक्लूड नहीं होगा। पर्सनल इफेक्ट्स 15,000 रुपीज़ इंक्लूड नहीं होंगे, तो 1,50,000 रुपीज़ अपनी टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है। इसमें अपन को एग्जेम्पशन देनी है, इसमें अपन को अलाउंस देना है, ठीक है। अलाउंस अपन वो ज्वेलरी अलाउंस यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन होती है कि 1 साल से ज़्यादा आप इंडिया में बाहर रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपन 3 महीने इंडिया के बाहर रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, सो यहाँ पे वो वाला अलाउंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपन को सिर्फ GFA मिलेगा, और GFA अपन को 50,000 रुपीज़ का मिल जाएगा, सो 1 लाख रुपीज़ आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, और कमेंट में ये बताना है कि कैसा आपको लगा, सो उस अकॉर्डिंग मैं इंप्रूव कर सकूँ। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 है, मिस्टर दिनेश है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सेल करता है थ्रू दी बाय कार्ड, ठीक है, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। सो इसने क्या किया, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया 12 लाख रुपीज़ का, एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया 3 लाख रुपीज़ का थ्रू दी बाय कार्ड, ठीक है। अब प्रॉपर ऑफिसर ने समन कर लिया मिस्टर रवि जो कि CFO है बाय कार्ड का, एंड मिस्टर रवि जो अपीयर ही नहीं हुआ समय पे, तो अपन को पेनल्टी डिटरमाइन करनी है तीनों के ऊपर, कितनी पेनल्टी लगी, और अपन को ये भी देखना है कि सेक्शन 126 लगेगा कि नहीं। सेक्शन 126 अपने जनरल सेक्शन होता है, जो कि तब यूज़ में आता है जब कोई डिस्क्रिशनरी पेनल्टी होती है। डिस्क्रिशनरी पेनल्टी में अपन को कितनी पेनल्टी लगानी होती है, अपन सेक्शन 126 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर सकते हैं, तो अपन को ये भी देखना है। सो अमाउंट ऑफ पेनल्टी तो अपन बाय कार्ड पे पहले देखते हैं। सो बाय कार्ड एक ECO है, एंड ECO जो है अगर वो ऐसे बंदे से सप्लाई अलाउ कर देता है जो कि इंटरस्टेट सप्लाई जो कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, उस बंदे को इंटरस्टेट सप्लाई करने दे देता है, तो उस पर सेक्शन 122(1)(b सेक्शन 122(1)(b में पेनल्टी लग जाती है। अब यहाँ पे क्या है, मिस्टर दिनेश है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी भी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकता, उसने इसको अलाउ कर दिया, तो सेक्शन 122(1)(b में ECO के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी होती है, 10,000 रुपीज़ इन केस ऑफ CGST और 20,000 रुपीज़ इन केस ऑफ IGST, और अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज है। तो यहाँ पर अगर आप अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करोगे 12 लाख रुपीज़ पर 3 लाख रुपीज़ पे 9% और 18% की रेट के अकॉर्डिंग, सो ये आपके अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएंगे। एंड क्योंकि ये आपके 10,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, सो ये आपकी पेनल्टी हो जाएगी। एंड क्योंकि यहाँ पे फ्लैट रेट पे पेनल्टी दे रखी है, तो जहाँ पे फ्लैट रेट पे पेनल्टी होती है वहाँ पे सेक्शन 126 एप्लीकेबल नहीं होता, सो यहाँ पे सेक्शन 126 आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। मिस्टर दिनेश पे आते हैं। अब मिस्टर दिनेश जो है उसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा था, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो जहाँ पे अपन को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट थी लेकिन अपन रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, तो 122(1) में अपने ऊपर पेनल्टी लग जाती है। सेम पेनल्टी वही लिमिट भी सेम होती है, सो वही अपनी ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। एंड यहाँ पे भी सेक्शन 126 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपकी फ्लैट रेट ऑफ पेनल्टी लगती है यहाँ पे भी। आगे चलते हैं। मिस्टर रवि समन पे अपीयर नहीं हुआ, तो सेक्शन 122(3) में पेनल्टी लग जाएगी। सेक्शन 122(3) में क्या पेनल्टी दे रखी है, 25,000 रुपीज़ इन केस ऑफ CGST एंड SGST, और 50,000 रुपीज़ इन केस ऑफ IGST। लेकिन जो लिमिट है ये अप टू 25,000 रुपीज़ इस तरीके से दे रखी है, यानी कि एक डिस्क्रिशनल लिमिट है कि कितनी पेनल्टी लगाता है वो कमिश्नर या फिर जो भी AO है उसके ऊपर, जो PO है उसके ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है। सो यहाँ पे पेनल्टी तो क्या आ जाएगी, ये अप टू है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे सेक्शन 126 भी आपका एप्लीकेबल लग जाएगा, क्योंकि फ्लैट रेट ऑफ पेनल्टी के नहीं दे रखी यहाँ पे आपको अप टू वाली पेनल्टी दे रखी है, तो सेक्शन 126 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। सो इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने पेनल्टी अच्छे से करी है तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। अब बी वाले पार्ट पे आते हैं। सो मिस्टर ट्रूथफुल लिमिटेड है, उसको शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 74 इशू हुआ, ठीक है। ऑर्डर 38/2024 को इशू हो गया कि आईजीएसटी टैक्स की डिमांड 410 करोड़ है, अलॉन्ग विद पेनल्टी ऑफ 410 करोड़ एंड इंटरेस्ट ऑफ 120 करोड़ रुपीज। और कंपनी ने सारी डिमांड को डिस्प्यूट में डाल दिया, सारी डिमांड को अपील कर दिया, ठीक है। सो क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे। अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट टू अपेलेट अथॉरिटी। सो अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट क्या होता है, 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट इन डिस्प्यूट और 40 करोड़ रुपीज विच इज हायर इन केस ऑफ आईजीएसटी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये अपना आईजीएसटी का केस है, ठीक है, तो आईजीएसटी वाली पेनल्टी लगेगी। सो यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, 410 करोड़ रुपीज़ का 10% करोगे तो 41 करोड़ रुपीज़ आ जाएगा, जो कि 40 करोड़ रुपीज़ एक्सीड कर रहा है, तो 40 करोड़ रुपीज़ की आपकी पेनल्टी हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली अगर अपन जीएसटी 80 में अप्लाई करते हैं तो कितनी पेनल्टी लगेगी, तो कितनी अपन को प्री डिपॉजिट करानी पड़ेगी, अगेन वही सेम लिमिट होती है 40 करोड़ रुपीज़ अपन को अगेन एडिशनल डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, ठीक है, एडिशनल अपन को डिपॉजिट कराने पड़ेंगे 40 करोड़ रुपीज़। कंडीशन वेयर द अपेलेट ट्रिब्यूनल कैन रिफ्यूज टू एंटरटेन द अपील। सो अगर टैक्स अमाउंट आपका 50,000 रुपीज़ से कम होता है ना, तो ट्रिब्यूनल आपके अपील को रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि टैक्स अमाउंट आपका 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे अपील रिजेक्ट नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे ट्रिब्यूनल में भी अनसक्सेसफुल रहा पर्सन, तो कहाँ पे वो अपील कर सकता है, तो हाई कोर्ट में अपन अपील कर सकता है अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ जीएसटी 80, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5C। क्वेश्चन नंबर 5C अगेन एक नीच टॉपिक से क्वेश्चन है, तो अगर अच्छे से पढ़ा होगा ये आपने तो आपको आ गया होगा, अदरवाइज थोड़ी सी इसमें डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स imported from place outside of India under section 48 which are not cleared either for home consumption or for warehousing within 30 days of date of unloading। So अगर आप 30 डेज के अंदर क्लियर नहीं करते ना, तो कस्टोडियन के पास राइट होता है कि वो उन गुड्स को सील कर सकता है, उन गुड्स को सील कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द कस्टम्स डिपार्टमेंट, विद द अप्रूवल ऑफ कस्टम्स डिपार्टमेंट उसको सील कर सकता है। एंड जब वो ऐसा करता है तो वो बिडर्स इन्वाइट करेगा, एंड जब बिडर्स बिड कर देते हैं तो उसके बाद वो कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री बनाएगा, बायर वाइज कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री बनाएगा। जब वो कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री बना देता है ना, तो उसके बाद जो पीओ है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, उसे 15 दिन के अंदर ड्यूटी को असेस करना होता है। जब ड्यूटी असेस हो जाएगी तो अपन गुड्स को हैंड ओवर कर देंगे टू दी सक्सेसफुल बिडर्स अपॉन दी पेमेंट ऑफ दी ड्यूटी, ठीक है। सो ये आपको लिख के आना था, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सो इस अकॉर्डिंग आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना था। सो आई होप ये आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पहले तो इतनी रामकथा लिख रखी है, ये कुछ काम की नहीं है वैसे तो, ठीक है। सो इसे चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट ठीक है, एग्जाम में तो आपको पढ़नी पड़ी होगी ऑब्वियसली। इसका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि एसएससी बोल रहा है, मतलब अपन को बताना है कि सही है कि गलत है, ठीक है, कि इट कैन नॉट सीक एडवांस रूलिंग फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू प्लेस ऑफ अप्लाई। बिल्कुल सही बात है, अपन एडवांस रूलिंग प्लेस ऑफ अप्लाई रिलेटेड मैटर से नहीं ले सकते, क्योंकि जो एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी होती है वो एसजीएसटी एक्ट के अंडर बनती है, एंड एसजीएसटी एक्ट के अंडर अगर अथॉरिटी बनी है, एंड अगर पीओ से रिलेटेड अपन एडवांस रूलिंग ले रहे हैं तो अपन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। सो यहाँ पे अपन नहीं ले सकते, तो ये एकदम सही बात है, ठीक है। यहाँ वहाँ पे आपको इतना नहीं कहना, वहाँ पे आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है कि नहीं ले सकते, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट का एक ही मार्क्स है यहाँ पे। एडवांस रूलिंग कैन नॉट बी सॉट अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। सो ये स्टेटमेंट गलत है, अगर आप अनरजिस्टर्ड भी होते हैं ना तो भी आप एडवांस रूलिंग को ले सकते हो, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है आपकी। इफ द एडवांस रूलिंग इज सॉट इट हैज टू सीक रूलिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि एडवांस रूलिंग आपकी फॉर एवर वैलिड होती है प्रोवाइडेड सर्कमस्टेंसेस चेंज ना हो और लॉज चेंज ना हो, तो फॉर एवर वैलिड होती है, आपको हर साल रूलिंग लेने की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रखा आगे कि AAR मतलब जो ऑर्डर रूलिंग गिवन बाय दी AR है, अपेलेट अथॉरिटी है, वो एक स्टेट में अपन ने लिया है, तो क्या वो दूसरे स्टेट में वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं वैलिड होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी है वो एसजीएसटी के अंदर बनती है, तो एसजीएसटी के अंदर अगर कोई अथॉरिटी बनी है देन उसका ऑर्डर आपके दूसरे स्टेट पे वैलिड नहीं हो सकता, उसका ऑर्डर दूसरे स्टेट पे वैलिड नहीं होगा, तो नो आंसर इसका। आगे अगर अपन AAR के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं तो क्या वो अपील AAR को अपन कर सकते हैं? सो बिल्कुल अपन कर सकते हैं। क्या अपन AAR के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल अपन नहीं कर सकते, AAR के अगेंस्ट अपन अपील नहीं कर सकते। आप बोलोगे एक नया सेक्शन अभी आया है 101A और 101B आई थिंक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो उसमें आपकी नेशनल अपीलेट अथॉरिटी के बारे में बता रखा है, तो नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में आप जब कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ जाएं तब आप जाते हो, लेकिन आप अपील के लिए नहीं जा सकते, तो आप अपील कर सकते हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ रही हैं अलग अलग स्टेट की एडवांस रूलिंग में, तब आप जा सकते हो, ऐसे केस में आप नहीं जा सकते, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट दोनों ही आपकी सही है। आगे चलते हैं।
आगे अगेन एक नीच टॉपिक से क्वेश्चन है, ये आपका एक नीच टॉपिक से क्वेश्चन है, मिसलेनियस जो आपका चैप्टर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला कि डीम डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, डीम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, तो माइक्रोफिल्म होता है। माइक्रोफिल्म वो होती है ना जो आपकी कैमरा की रील आती है, पुराने कैमराज में आती थी रील, अगर आपको पता हो तो वो आपकी ब्लैक कलर की आती थी, वो आपकी माइक्रोफिल्म होती है। फेक स्माइल कॉपी, जो फैक्स से अपना डॉक्यूमेंट निकलता है, या फिर अगर जेरोक्स को भी अपन बोल सकते हैं फैक्स स्माइल कॉपी वैसे तो, सो वो। उसके बाद कंप्यूटर प्रिंट और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ये अपनी डीम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और प्रोसीजर फॉर एडमिसिबिलिटी, तो एडमिसिबिलिटी के लिए इतना ही है कि ये डायरेक्टली आपके एडमिसिबल हो जाते हैं। इस केस में अपन को ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो अपन को सबमिट करना नहीं होता है, इनको अपन करेक्ट मान लेते हैं। ये अपना प्रोसीजर फॉर एडमिसिबिलिटी है। सो इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। इसके और में सेक्शन 130 का क्वेश्चन दे रखा है। सेक्शन 130 में क्या बोला है कि जो अपन ने गुड्स डिटेन किया ना, उनको अपन रिलीज कैसे करवा सकते हैं। तो रिलीज के लिए अपन को फाइन पे करना पड़ेगा। फाइन कितना पे करना है, मिनिमम आपका 100% ऑफ द टैक्स और मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस 100% ऑफ द टैक्स, ये अपना मैक्सिमम फाइन हो सकता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर का अगर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डिटेन कर लिया गया है, देन उसे भी वो रिलीज करा सकता है बाय पेइंग द पेनल्टी ऑफ 100% ऑफ द टैक्स, सॉरी सीज कर लिया गया है, ठीक है। तो उस केस में रिलीज करा सकता है, ठीक है। सो थ्योरी क्वेश्चन था, इसमें आपको बस इतना ही लिखना क्या आना था। अगर आपको पेनल्टी की लिमिट्स याद थी, फाइन की लिमिट्स याद थी, तब तो आप लिख सकते थे, अदरवाइज इसको ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं। सी वाला पॉइंट का आंसर, 6 के सी का पॉइंट का आंसर जो अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के बारे में, कि ये मैंने एक्चुअली अपने जो मेरा एक वीडियो है FTP के रिलेटेड, उसमें भी ये मैंने पॉइंट कवर किया है, तो उसमें भी आप ये देख सकते हो। सो एडवांस रूलिंग जो है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। जो फर्स्ट यूनिट है ना आपकी FTP की, अभी एक्चुअली FTP को 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके एंड में ये पॉइंट दे रखा है। सो QCO क्वालिटी कंट्रोल जो ऑर्डर्स होते हैं उसका कंप्लायंस किए बिना क्या अपन एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, सॉरी एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हैं उसके कंप्लायंस किए बिना? बिल्कुल ले सकते हैं। उसके कंडीशन, उसके लिए अपनी 4 कंडीशन है। तो 4 कंडीशन अपन को लिस्ट करके आनी है। एक तो अपनी प्री इम्पोर्ट कंडीशन है, दूसरी अपनी अपन को रिक्वेस्ट स्पेसिफिकली फाइल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हर बंदे को ये मिल जाती है, अपन को स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इसके लिए। ओनली ऑन फिजिकल एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट पे अपन को नहीं मिलती है, और नॉट अलाउड अंडर DFI, एडवांस ऑथराइजेशन में अपन को स्कीम मिलती है। सो ये इस पेपर का सोल्यूशन था। डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। कुछ भी इसमें कमी है तो मुझे जरूर से बताना, मैं इस पर इंप्रूव करूँगा। एंड लास्ट टाइम भी अपन ने वीडियो बनाया था, लास्ट टाइम मैंने काफ़ी है कि जल्दी बनाया था फॉर सम रीजंस। सो उस वजह से 1-2 क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिपेंसी रह गई थी, जो जिस वजह से कमेंट्स में काफ़ी कुछ आया था। सो आई होप कि इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं रहा ना रहा हो, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है सो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसे जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगा। एंड अगर आपका केस जेन्युइन हुआ सो मैं अगेन उसे पिन भी करूंगा कि अगर कुछ गलती हुई तो। वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलती है नहीं, बट फिर भी इफ़ यू फील सो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।